हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेम यूनिट थर्ड वास्तुकला के कुछ मेन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स पर ही चर्चा करेंगे एंड जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पर हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वास्तुकला का अर्थ, किला और लुटियंस की दिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वास्तुकला का अर्थ कि वास्तुकला हम किसको कहते हैं। वास्तुकला भवनों या अन्य संरचनाओं की योजनाएं बनाना, डिज़ाइन करना और निर्माण करने की प्रक्रिया है। अर्थात कहने का मतलब है कि वास्तुकला जैसे कि हम कोई भवन या इमारत बनाते हैं, उससे संबंधित हम कोई भी योजना बनाते हैं या फिर डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तुकला बोलते हैं। ठीक है, इमारतों के भौतिक रूप में वास्तुशिल्प कार्यों को अक्सर सांस्कृतिक प्रतीकों और कला के कार्यों के रूप में माना जाता है। ऐतिहासिक सभ्यताओं को अक्सर उनकी जीवित स्थापत्य उपलब्धियों के साथ पहचाना जाता है। हमारी जितनी भी ऐतिहासिक सभ्यताएं हैं, यानी कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं, उनको अक्सर हम उनकी स्थापत्य यानी कि वास्तुकला की उपलब्धियों के साथ ही पहचान पाते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में शुरू हुई इस प्रथा का उपयोग सभी 7 महाद्वीपों पर सभ्यताओं के लिए संस्कृति को व्यक्त करने के तरीके के रूप में किया गया है। इसी कारण वास्तुकला को कला का रूप भी माना जाता है और वास्तुकला पर ग्रंथ प्राचीन काल से लिखे गए हैं। यानी कि जो पहले का टाइम था ना, तभी से जो है वास्तुकला पर ग्रंथ लिखने स्टार्ट हो गए थे और जो वास्तुकला है उसको एक कला के रूप में माना जाता है। आगे है, हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि वास्तुकला का अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु या भवन निर्माण की कला जिसके अंतर्गत उसका चित्रण और तक्षण दोनों ही चीज आ जाती हैं, उसको हम वास्तुकला कहते हैं। और वास्तुशास्त्र के अंतर्गत वास्तुशास्त्र, वास्तुशिल्प, स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर आदि जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत ने अपने इतिहास के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थापत्य शैली को उभरते हुए देखा है। यानी कि जो भारत का इतिहास है उसमें क्या हमें विभिन्न प्रकार की जो शैली होती हैं वास्तुकला से संबंधित या स्थापत्य से संबंधित, वो हमें देखने को मिलती है। कुछ उदाहरणों के रूप में हम समझते हैं, जैसे कि मंदिर की वास्तुकला, मुगल टाइम में भी जो है एक वास्तुकला थी उनकी अलग, द्रविड़ वास्तुकला, सिख वास्तुकला और गुफा वास्तुकला जो है उदाहरण के तौर पर यहाँ पर शामिल किए गए हैं। कई प्रारंभिक भारतीय इमारतें जो हैं लकड़ी से बनी होती थी, जिन्हें अक्सर जला दिया जाता था। ठीक है, या ईंट को फिर से उपयोग के लिए हटा दिया जाता था। यानी कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो इमारतें होती थी यानी कि भवन होते थे, वो लकड़ी से बना देते थे। जब उनको जगह चाहिए होती थी तब वो क्या उनको जला देते थे या फिर ईंटों को फिर से उपयोग करके वहाँ से हटा दिया जाता था, ताकि वहाँ पे कुछ और चीज़ बनाई जा सके। आगे हम पढ़ेंगे किला कि आखिरकार जो पुराने टाइम में जो शासक वगैरह होते थे वो किले क्यों बनवाते थे। ठीक है, उनका उद्देश्य क्या होता था। सभी सभ्यताओं में सैन्य किलेबंदी एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कि किलेबंदी कर देना, अपने किले को चारों तरफ से सेना से ढक देना, यानी कि चारों तरफ जो है सेना का होना। ठीक है, वही जो है किलेबंदी कहलाती है। धर्मनिरपेक्ष भवनों में किलों का सुरक्षा योजना के अंग के रूप में जो है विशिष्ट महत्व है। पूर्व आधुनिक समाज में प्रतिद्वंदियों तथा आक्रमण के सतत खतरों से रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यानी कि वही बात आ गई यहाँ पे भी कि जो राजा महाराजा होते थे वो अपने समाज को प्रतिद्वंदियों या फिर आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जो है किलेबंदी करवाते थे। हड़प्पा युग से ही इस प्रकार के निर्मित विरासतों की दृष्टि से भारत का प्रभावकारी रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। इन किलों में से जो अधिकांश पहाड़ियों पर बनाए जाते थे किले। ठीक है, और वो जो चारों तरफ से खाइयों से घिरे हुए होते थे।
साथ ही वे लगभग सर्वदा अन्य भवनों यथा निवास गृहों यानी कि रहने के लिए घर, निवास स्थान, राजमहलों, आनुष्ठानिक एवं धार्मिक वास्तुशिल्प से भी जुड़े होते हैं। हालांकि अधिकांश प्रारंभिक राजमहलों और किलों का निर्माण अनेक चरणों में हुआ है, यानी कि अलग अलग चरणों में जो है राजमहल और जो किले होते थे उनका निर्माण होता था। इस क्रम में अनेक मूल संरचनाएं लुप्त हो गई हैं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, ठीक है, नष्ट हो गई हैं। अतएव सैन्य वास्तुशिल्प के मूल प्रारूप एवं रूपांकन की खोज करना जो है आसान कार्य नहीं है। ये जो अभी हमने किले के बारे में पढ़ा था, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लुटियंस की दिल्ली, कि आखिरकार दिल्ली को जो है लुटियंस की दिल्ली क्यों कहा जाता है। नई दिल्ली का वास्तुशिल्प ब्रिटिश राज का सर्वोच्च गौरव था, परंतु विडंबना की बात यह थी कि यह उनकी जो है अंतिम कृति भी थी, ठीक है। 1917 ईस्वी में इसे राजधानी बनाने के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली को एक व्यवस्थित रूप से सुनियोजित नगर भी बनाया। क्या हुआ, जब अंग्रेजों का भारत पर शासन हो गया था, हुकूमत हो गई थी उनकी, तब उन्होंने क्या किया, नई दिल्ली को एक अच्छी तरह से एक नगर बनाना चाहते थे, सुनियोजित यानी कि अच्छी योजना के साथ, ठीक है। वहाँ के ब्रिटिश वायसराय ने सर एडवर्ड लुटियंस को दिल्ली के संपूर्ण नियोजन का उत्तरदायित्व सौंपा था। ये जो एडवर्ड लुटियंस थे एक ब्रिटिश थे, ठीक है। उसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से ज्ञात वायसराय के निवास के निर्माण के लिए विशेष निर्देश दिया गया, यानी कि उनको बताया गया कि आपको एक राष्ट्रपति भवन बनाना है जो वायसराय के निवास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और उसके लिए उनको क्या है, कुछ निर्देश भी दिए गए थे कि आपको किस तरह से बनाना है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश भवन पर काम कर चुके हर्बर्ट बेकर को राष्ट्रपति भवन के पार्श्व में निकट सचिवालय भवन साउथ ब्लॉक तथा नॉर्थ ब्लॉक के रूपांकन में लगाया गया था। और जो सर एडवर्ड लुटियंस थे उनके साथ साथ उन्होंने हर्बर्ट बेकर को कहा कि आप जो है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की रूपांकन बनाएंगे, यानी कि आप जो है उनको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और रॉबर्ट टसल को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कनॉट प्लेस तथा वेस्टर्न कोर्ट के निर्माण का कार्य सौंपा गया, यानी कि जो है 3 अलग अलग कलाकार थे, ठीक है, वास्तुशिल्प कलाकार थे जिनको अलग अलग कार्य सौंपा गया था, ठीक है। आगे है एडवर्ड 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, ठीक है, जिन्होंने अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत शैली को कल्पनापूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने कई इंग्लिश भवन भी बनाए थे और इन्हें भारत की तत्कालीन राजधानी नई दिल्ली की अभिकल्पना के लिए जाना जाता है, कि इन्हीं के द्वारा जो है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनाया गया था, इनके द्वारा ही, ठीक है। और इनका जन्म और मृत्यु जो है लंदन में ही हुई है। इनके बारे में कुछ डिटेल है, ठीक है ये। और जो इनका नाम है, इनके पिता के एक मित्र थे जो शिल्पकार थे, एडविन लैंडसेर के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया है लुटियंस, ठीक है। इन्हें महानतम ब्रिटिश वास्तुकार कहा जाता है, इनके अपने टाइम के जो है बहुत ही अच्छे वास्तुकार थे। आगे है एडविन्स को पारंपरिक वास्तुशिल्प या शैली को अपने समय की ज़रूरतों के अनुसार ढालने के लिए जाना जाता है, यानी कि वो ऐसे वास्तुकार थे कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार वास्तुशिल्प या शैली को ढाल लेते थे, ठीक है, यानी कि उन्हें किस तरीके से कार्य करना है जगह के अनुसार या फिर अपनी ज़रूरत के अनुसार। वे कई अंग्रेजी कंट्री घरों के निर्माता थे, यानी कि उन्होंने क्या है, कई अंग्रेजी घर भी बनाए थे। लुटियंस को सबसे महान ब्रिटिश शिल्पकार भी बुलाया गया है। वे दिल्ली महानगर के हिस्से नई दिल्ली की रूपरेखा बनाने के लिए मशहूर है, इसलिए जो उसे लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है। और इसके निर्माण में उनके योगदान के कारण ही नई दिल्ली को जो है लुटियंस की दिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडिया गेट, वायसराय हाउस, जिसे अब हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप सभी ने शायद देखा होगा इमेज वगैरह में राष्ट्रपति भवन, ठीक है।
वो जो है इनके द्वारा ही बनाया गया था। इस परियोजना को शुरू करने में लुटियंस ने शास्त्रीय वास्तुकला के अपने नए क्रम का आविष्कार किया था। ठीक है, कौन सी परियोजना? जो राष्ट्रपति भवन की उन्हें सौंपी गई थी। ठीक है, उस परियोजना को शुरू करने में लुटियंस ने शास्त्रीय वास्तुकला के अपने नए क्रम का आविष्कार किया, जिसे दिल्ली आदेश के रूप में जाना जाता है, और इंग्लैंड में कई डिज़ाइनों के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल भी किया गया था, जैसे कि कैंपियन हॉल, ऑक्सफोर्ड के रूप में उनके सामने आने वाले अधिक पारंपरिक ब्रिटिश वास्तुकारों के विपरीत। वह स्थानीय और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित और शामिल दोनों थे। ठीक है, यानी कि उनको जो है भारतीय वास्तुकला से जो है प्रेरणा मिली थी, जो कि वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन के महान ड्रम माउंटेन बोथ गुबन में सबसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। ठीक है, 340 कमरों वाली यह महल नुमा इमारत, यानी कि जो ये इमारत थी महल के रूप में बनाई गई थी, इसमें टोटल 340 कमरे हैं, लगभग 330 एकड़ के क्षेत्र में बनाई गई है, यानी कि 130 हेक्टेयर, और इसमें लुटियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक निजी उद्यान भी शामिल है। इमारत को भारत के वायसराय के आधिकारिक निवास के रूप में डिज़ाइन किया गया था, और यह अब भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, यानी कि अब जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, महल के सामने के प्रवेश द्वार पर दिल्ली ऑर्डर के स्तंभों में जो है घंटियाँ खुदी हुई हैं, यानी कि महल का जो सामने का प्रवेश करने का द्वार है उसमें क्या है, घंटियाँ खुदी हुई हैं, जो यह सुझाव देती हैं कि लुटियंस ने इनको इस विचार से डिज़ाइन किया था कि घंटियाँ शांत थी, इसलिए जो ब्रिटिश शासन है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, यानी कि जो घंटियाँ खुदवाई थी उसका एक उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश शासन है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। एक समय में भवन की देखभाल और वायसराय की घर की सेवा के लिए 2000 से अधिक लोगों की आवश्यकता थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा था। ठीक है, जिसमें जो है 2000 लोगों की आवश्यकता होती थी काम करने के लिए, देखभाल करने के लिए। नए शहर में संसद भवन और सरकारी कार्यालय दोनों ही शामिल थे, जो किसके द्वारा बनाए गए थे या डिज़ाइन किए गए थे, हर्बर्ट बेकर के द्वारा, और पारंपरिक मुगल शैली का उपयोग करके स्थानीय लाल बलुआ पत्थर के विशिष्ट रूप से बनाया गया था। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था उसको। नई दिल्ली के लिए योजनाओं की रचना करते समय लुटियंस ने नए शहर की योजना शाहजहाबाद की दीवार वाले शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। शहर के लिए उनकी योजनाओं ने नई दिल्ली के लिए सड़कों की योजना भी तैयार की थी, यानी कि सड़कें कैसी होंगी, जिसमें जो है व्यापक वृक्ष पंक्तिबंद रास्ते शामिल थे, यानी कि बीच में सड़क है और उसके साइड में क्या है, पंक्तिबंद वृक्ष होंगे जो देखने में सुंदर लगेंगे। ठीक है, अब है राष्ट्रपति भवन के आसपास। राष्ट्रपति भवन में जो है 4 बंगलों को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन है और उसी के आसपास में जो है 4 बंगले और डिज़ाइन किए गए थे, जिसे अब मदर टेरेसा क्रिसेंट के नाम से भी जाना जाता है। आप ये गूगल पे सर्च करके इमेज देख सकते हैं। दिल्ली में लुटियंस द्वारा डिज़ाइन की गई अन्य इमारतों में जो है बड़ौदा हाउस, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस और पटियाला हाउस शामिल है। या आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश राज के लिए उनकी वास्तु उपलब्धियों की मान्यता में लुटियंस को जो है 1 जनवरी 1930 को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर बनाया गया था। ठीक है, आगे है ये जो कनॉट प्लेस है, जिसे आधिकारिक तौर पर राजीव चौक के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप सभी जानते होंगे कनॉट प्लेस के बारे में। ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नई दिल्ली भारत में जो मुख्य वित्तीय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्रों में से एक है। ठीक है, यह कई प्रसिद्ध भारतीय फर्मों का मुख्यालय भी है और नई दिल्ली में एक प्रमुख खरीदारी, नाइट लाइफ और एक पर्यटन स्थल भी है, यानी कि यहाँ पे जो है लोग आते जाते रहते हैं। और जो इसको रॉबर्ट
टोर रसेल द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, आप ये नाम अच्छे से याद कर लेना कि जो एक नाट प्लेस जो अब राजीव चौक के नाम से जाना जाता है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अब है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था हमने अभी पीछे। ठीक है, अब हम इसका इतिहास देखते हैं कि आखिरकार इसको किसने बनाया था और किस उद्देश्य से बनवाया गया था ये। उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को दो सचिवालय भवनों के रूप में पेश किया गया था। जब अंग्रेजों ने सरकारी कार्यालयों को नई दिल्ली में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया था, इनकी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जो सरकारी कार्यालय थे, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन की गई ये जो इमारतें हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ सचिवालय भवनों का निर्माण मूल निवासियों पर श्वेत स्वामियों की श्रेष्ठता थोपने की रूपरेखा में किया गया था। यानी कि इनका मकसद क्या था, जो सचिवालय भवन थे कि जो मूल निवासी हैं, इनकी जो यहाँ पे रहने वाले आसपास के निवासी हैं, उन पर जो है श्वेत यानी कि जो गोरे स्वामी है, बड़े लोग हैं, उनकी श्रेष्ठता को थोपने की रूपरेखा से जो है तैयार किया गया था। इनकी वो जो मूल निवासी उनको नीचा दिखा सकें इस टाइप से। ठीक है, आगे है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। ठीक है, इसमें कौन कौन से कार्यालय शामिल हैं। जो उत्तरी ब्लॉक है वहाँ पर जो हमारा वित्त मंत्रित्व है और गृह मंत्रालय है, और उसी के साथ जो दक्षिण ब्लॉक है वहाँ पर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय है। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, हर्बर्ट बेकर के साथ साथ एडविन लुटियन, जिन्होंने नई दिल्ली के लिए सरकारी भवनों को अभिकल्पित किया था, उनके निर्माण कला की जो है निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि उन्होंने किस प्रकार से बनाया था। भवनों में जाली और छज्जा जैसे विशिष्ट भारतीय वास्तुशिल्प का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि भारतीय वास्तुशिल्प है जो भवनों में जाली बनाई जाती है और जो आगे छज्जा निकाल दिया जाता है। ठीक है, जाली जो कि एक जटिल कटावदार सजावटी पत्थरों का आवरण है और भारतीय जलवायु की विषम परिस्थितियों के लिए अनुकूल है। ठीक है, जैसे कि हम अपने घरों में जाले लगवा देते हैं ना, उस टाइप से। छज्जा जो कि पत्थरों की एक पतली परत का विस्तार है। छज्जा जो एक पतली परत के रूप में बनाया जाता है, आप सभी ने देखा होगा। दीवारों और खिड़कियों को गर्मी में चमकीली धूप और मानसून की भारी वर्षा से रक्षा करती है। जैसे कि हम अपने घरों के आगे छज्जा बनवा देते हैं ना, जिससे क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा धूप ना आए और जब भारी बारिश हो तब जो है पानी मतलब कि अंदर की तरफ ना आ पाए। ठीक है, इस टाइप से जो है डिज़ाइन किया गया है। वास्तुकारों द्वारा अपनाई गई एक तीसरी विशेषता कौन सी है, छतरी अथवा छतरी के आकार का गुंबद। ठीक है, जो कि एक सपाट है, इनकी सीधा है और क्षैतिज रूपरेखा की निरस्ता को तोड़ता है। और जो ये सारी विशेषताएं हैं साउथ ब्लॉक में भी देखी जा सकती हैं और नॉर्थ ब्लॉक में भी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट बी के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।